हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और अगर इस प्लेटफॉर्म पे होने वाली डिस्कशन से आपके पर्सपेक्टिव में कुछ ऐड होता है तो कंसीडर करो, सब्सक्राइब करना, लाइक करो और फीडबैक कमेंट में दे सकते हो। श्वेताब की एक पॉडकास्ट मैं देखना स्टार्ट किया था कुछ दिनों पहले और जो गेस्ट है उसमें वो एक एंटरप्रेन्योर है। मैं उनको जानता नहीं हूँ किसी भी और बैकग्राउंड से या किसी भी और तरीके से, और वो ऑथर भी है। पहले 10 मिनट की मैंने जब वीडियो देखी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है और मैंने सोचा कि इस पर एक रिएक्शन या इस पर एक कॉमेंट्री देनी चाहिए अपने चैनल पे। आई होप कुछ मैं कंट्रीब्यूट करूँगा उसमें, अपनी तरफ से भी अच्छी चीज़, काम की चीज़। तो चलो देखते हैं। अपन लोग की लाइफ में वरना हम लोग फिर मतलब में रोएंगे बैठ के। So I have clicked on it. Yeah, we are live यार. What's up bro? Hi boss, how are you? गुड बिल्कुल गुड गुड। बढ़िया भाई. So I should say weekends here. Weekends here. oh जर्मन बोल रहे हैं आप? I can speak a few words. इधर उधर थोड़ा बोल सकता हूँ. मेरे से ना मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा नाम अभिषेक है, ईश बिन अभिषेक। मेरे से ना. मैं कोशिश कर रहा हूँ 100%. So मेरा I'll tell you what my in my mind. Ich तो bin जो और नेटिव ich bin। लैंग्वेज है मेरे पार्टनर की, राइट? ऑफ कोर्स बिकॉज उसके पेरेंट्स को नहीं आती कोई भी और दूसरी लैंग्वेज है. वो रशिया से बोल लेते हैं. जर्मन बोलते हैं. वो स्लोवाक है. अच्छा स्लोवाक. तो उसके पेरेंट्स स्लोवाक बोलते हैं, राइट? एंड देन रहना जर्मन वाले जगह पे है तो वहाँ जर्मन सीखनी पड़ेगी. बट अच्छी बात क्या है ना, एवरीबॉडी स्पीक्स इंग्लिश. लाइक एटलीस्ट व्हेन यू आर आउट एंड अबाउट. अच्छा, मुझे ये थोड़ा वियर्ड लगता है कि श्वेताब ना इस चीज़ को काइंड ऑफ छुपाना भी चाहता है, लेकिन अब क्योंकि ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है तो कई बार इसके मुंह से या डिस्कशन में निकल भी जाता है कि ये कहाँ रहता है। जो भी रेगुलरली फॉलो करते होंगे उनको पता ही होगा। एनीवेज, वन ऑफ मेरी फेवरेट सिटी है वो पूरी दुनिया में। इनफैक्ट वो कंट्री मेरी बहुत फेवरेट है। वो बहुत छोटी कंट्री होने के बावजूद उसमें से बहुत ज़बरदस्त बड़े बड़े नाम निकले हैं उस कंट्री से, जो कि बहुत ही लाइक माइंड बॉगलिंग है अपने आप में। एनीवे, लेट्स मूव ऑन। जो जैसे स्लोवाकिया है, जिस कंट्री से ये बता रहे हैं, इसकी वाइफ है, वो कंट्री बेसिकली एक सैटेलाइट स्टेट था सोवियत यूनियन का। सोवियत यूनियन के अंडर दो टाइप की कंट्रीज़ होती थी। एक जो उनके डायरेक्ट मेंबर थे, जो पार्ट था सोवियत यूनियन का, और दूसरे जो सैटेलाइट कंट्रीज़ थी, जैसे पोलैंड हो गया, जैसे ईस्ट जर्मनी हो गया, जैसे कि ये आपका चेक रिपब्लिक हो गया, स्लोवाकिया, क्रोएशिया। ये भी उसी क्रोएशिया तो इनफैक्ट पुराना जो यूगोस्लाविया है उसका पार्ट था, बट वो भी पूरा का पूरा अंडर इन्फ्लुएंस था सोवियत यूनियन के। और अंडर इन्फ्लुएंस मतलब कोई जस्ट बातों के नहीं, लिटरली उनकी आर्मी भी स्टेशन रहती थी कई बार। डिफरेंट तरीके के स्टेट अफेयर्स में उनका दखल होता था। पार्शली ही आज़ाद थी ये सारी कंट्रीज़ बेसिकली। तो उसका फल ये हुआ कि एक तो नेटिव लैंग्वेज जैसे स्लोवाक है फॉर एग्जांपल ले लो, तो वहाँ के लोग स्लोवाक तो बोलते होंगे क्योंकि वो बचपन से ही फैमिली में बोलना सीखते हैं। बट जो उनकी ऑफिशियल मेन या सेकंड लैंग्वेज जो होती है, जिसको वो पब्लिक में यूज़ करते हैं, वो रशियन होती थी। तो जितनी भी आप एक्स सोवियत यूनियन कंट्रीज़ में जाओगे, जैसे इवन सेंट्रल एशिया में भी, फॉर एग्जांपल किर्गिस्तान वगैरह में, इवन टुडे जो ताजिकिस्तान जो कंट्री है, जो कि बेसिकली हमारे बॉर्डर से जस्ट एक छोटी सी स्ट्रिप है वाखान कॉरिडोर, उसके वजह से अलग है इंडिया से, वरना कपल ऑफ 100 किलोमीटर भी दूर नहीं होगा इंडिया की जो लास्ट बॉर्डर है वहाँ से। वहाँ पे जो स्क्रिप्ट है वो रशियन है। रशियन नहीं, सिरिलिक कहना चाहिए। जिस स्क्रिप्ट में रशियन को लिखा जाता है उसको सिरिलिक कहते हैं। तो वहाँ पे स्क्रिप्ट सिरिलिक है और बहुत सारे लोग रशियन में बात कर सकते हैं। मेरे कई दोस्त हैं किर्गिस्तान से, जो कि नेक्स्ट कंट्री है ताजिकिस्तान से ऊपर, जो फ्लुएंटली प्रॉपर, जैसे हम लोग प्रॉपर इंग्लिश बोल लेते हैं, वैसे वो लोग प्रॉपर रशियन बोल सकते हैं। तो आई थिंक इसके भी जो इन लॉज हैं वो बोल पाते होंगे रशियन, स्लाविक के अलावा, सॉरी स्लोवाक के अलावा। फॉर इंटरेक्शन एवरीबॉडी स्पीक्स इंग्लिश. Yeah, now people speak Yeah. English. Decent. I would say. Decent English. So Yeah. this आपको navigate करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी. But I will obviously learn German. And then from German I will go. तुम्हारा तो 2 लैंग्वेजेस मेरी ऑलरेडी, एक तो मैं सीख ही रहा हूँ, स्लोवाक वाली मेरी स्टार्ट हो गई है. But then I will, once that finishes, I will go to German. And I realize काफी लैंग्वेजेस का ना, what's fascinating about languages is, of course, there is like fuck ton of memorization, right? आपको memorize करनी है पूरी लैंग्वेज. अच्छा, स्लोवाक बेसिकली जर्मन जो लैंग्वेज है ना,
आती वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस में है, जो मेजर लैंग्वेज फैमिली है, पर है जर्मन एक डिफरेंट जर्मैनिक लैंग्वेजेस में आ जाती है वो, जो कि नाम से पता चल रहा होगा। और एक इंडो यूरोपियन के अंदर दो अलग अलग सेक्शन है यूरोप में, यूरोप के उस पार्ट में। एक को कहते हैं लैटिन लैंग्वेजेस और एक को कहते हैं जर्मैनिक लैंग्वेजेस। इंग्लिश हो गई, जर्मन हो गई, ये जर्मैनिक लैंग्वेजेस का पार्ट है, और फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश ये लैटिन लैंग्वेजेस के कैटेगरी में आती हैं। और जो स्लोवाक लैंग्वेज है वो आती है एक तीसरी कैटेगरी में, जिसको स्लाविक लैंग्वेजेस कहते हैं। जैसे रशियन है उसका यूक्रेनियन, रशियन, पोलिश, ये स्लाविक लैंग्वेजेस है। तो दो लैंग्वेज फैमिली में काफ़ी डिफरेंस होगा, क्योंकि जर्मन सीखना चाहता है भाई और स्लोवाक, तो ये डिफरेंट लैंग्वेज फैमिली की है, तो बहुत सारी इंटरचेंजेबल चीज़ें नहीं हैं उनके अंदर। बट अपने दिमाग में जब आप ट्रांसलेट करते हो, सो फॉर एग्जांपल द स्लोवाक लैंग्वेज जो मैं है ये चेक स्लोवाक, राइट, एक कंट्री वगैरह था, चेकोस्लोवाकिया, देन इट ब्रोक अप, चेक रिपब्लिक हो गया, स्लोवाक हो गया, तो बोथ हैव एक्चुअली सिमिलर लैंग्वेजेस ओनली। काफी ज़बरदस्त है यार चेक रिपब्लिक। स्लोवाक है, बट इसको जब मैं इंग्लिश में करता हूँ अपने दिमाग में, लाइक ओके यू नो, जैसे आई एम दिस राइट, तो वो एक होता है लोग इंसान ट्रांसलेट करता है इंग्लिश में और फिर उसको सोचता है कि हाँ ये सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग को हम जो लैंग्वेज है जिससे सीख रहे हैं उससे में करें। आई रियलाइज सम लैंग्वेजेस काफी संस्कृत बेस्ड हैं। यस। तो अगर मैं उसको हिंदी में अगर मैं कर रहा हूँ तो इट्स मच इजियर फॉर मी टू लर्न दैट लैंग्वेज, बिकॉज उसका अलाइनमेंट, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग एंड एवरीथिंग वो हिंदी के क्लोजर होगा। एक्चुअली जितनी भी स्लाविक लैंग्वेजेस है ना वो बहुत क्लोज है संस्कृत के। लिथुएनियन फॉर एग्जांपल बहुत क्लोज है संस्कृत के, क्रोएशियन बहुत क्लोज है, रशियन भी काफ़ी क्लोज है। बट लिथुएनियन के बारे में तो ये कहा जाता है कि बहुत सारे वर्ड एग्जैक्टली सेम संस्कृत, सेम टू सेम स्ट्रक्चर वर्ड का है, सेम मीनिंग है। तो यस, ये अपने आप में काफ़ी फैसिनेटिंग एरिया है। जो लोग लिंग्विस्ट तो नहीं है लेकिन लिंग्विस्टिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए काफ़ी लाइक ट्रिविया होता है ये एक तरीके का। No, you'll be surprised कि अभी आप मैंडरिन देखो, which is a completely different language. अभी एटलीस्ट आप स्लोवाक हो या जर्मन हो, हम लोग स्क्रिप्ट तो पढ़ सकते हैं, पर आप मैंडरिन देखो, completely different language. इंग्लिश लैंग्वेज का एक बड़ा क्या लिमिटेशन है कि वो लैंग्वेज फोनेटिक नहीं है। सो फॉर एग्जांपल जो हम फॉर एग्जांपल अभी मेरा नाम अमेया, AMEYA, but you have to write it as Ameya. It's actually Ameya, but there's no ya in the English language. But how do you write ya? So the problem with the English language is कि वो phonetic नहीं है। So I have a friend of mine who teaches Mandarin, and she actually teaches Mandarin through Devanagari. फोनेटिक का मतलब बेसिकली ये होता है कि जैसा वो साउंड कर रहा है हो सकता है वो वैसा ना लिखा जाए। अब आप कहोगे तो ऐसी कौन सी लैंग्वेज होती है जो जैसा साउंड करता है वैसे लिखती है? हिंदी वैसी लैंग्वेज है जो एग्जैक्टली जैसी साउंड करती है वैसा ही उसको लिखा जाता है। समय, समय, समय हो जाएगा। इंग्लिश में फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं होता। जैसे कि स्केड्यूल या स्केड्यूल, सी और सी के डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल सी को सिरका, जैसे CIRCA, ईयर को डेनोट करने के लिए वर्ड होता है, लेकिन सी का कैट तो क और स दोनों तरीके के साउंड्स में डिफरेंट हो सकता है। ये होता है फोनेटिक का मतलब, या नॉन फोनेटिक। Because she said that it's actually easier to pronounce Mandarin using the Devanagari script than it is to using the English script, because it's very limiting in terms of phonetic. So I agree with you. I think if you use Sanskrit or Hindi as a base, or Marathi in my case, then you can actually learn a lot more languages. अभी आप रशिया जाओ, अब रशिया में शुगर को साकर कहते हैं, मराठी में भी साकर कहते हैं। रशिया को चाय कहते हैं, हिंदी में भी चाय कहते हैं। But imagine मराठी में साकर कहते हैं, रशियन में साकर कहते हैं। If you see the Korean में father is called Appa, mom is called Amma, which is exactly the same as the Southern Indian languages, be Tamil or Telugu or Malayalam. So it's fascinating how much cultural strength India has through language. And ये क्या हुआ, क्योंकि क्या होता है देखिए भैया, जब इंडिया लास्ट 2000 साल भी आप देखिए, उसमें से 1700 1750 साल इंडिया और चाइना वर द टू बिगेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। चाइना तो हम नंबर 1 पे थे। तो जब आपका इकोनॉमिक, अरे यार वो इकोनॉमिस्ट है तो जिसने ये पूरा मैप और ग्राफ के थ्रू पूरा रिप्रेजेंट किया है कि एग्जैक्टली किस ईयर में कौन सी कंट्री कितनी बड़ी इकोनॉमी थी। आई मीन एग्जैक्टली जो मॉडर्न डे की मॉडर्न स्टेट नेशन स्टेट्स हैं एग्जैक्टली उसमें नहीं, लेकिन जो
रफली जो एरिया ये लोग ऑक्यूपाई करते हैं उसके हिसाब से। एंगस मैडिसन है नाम शायद उस बंदे का, मुझे याद नहीं आ रहा, शेयर करूँगा कभी। इकोनॉमिक पावर होता है, आपका कल्चरल सिग्निफिकेंस तो बढ़ेगा ही ना पूरी दुनिया में। अभी अमेरिका में तो वही हो रहा है, तो आपका तो बढ़ेगा ही दुनिया में। तो काफी हिंदुस्तान का काफी कल्चरल सिग्निफिकेंस काफी स्ट्रॉन्ग था, चाहे अफ्रीका में हो, चाहे अभी आप कंबोडिया में जाओ, अंगोर वाट देखिए, वो तो हिंदू टेम्पल था पहले। काफी स्ट्रॉन्ग अपना जो बाद कल्चरल में बुद्धिस्ट हो हुआ गया। है काफी दुनिया में से। So do you think, okay, language के perspective से I understand. Let's just, this is a very good segue actually, you know, soft power की अगर हम बात करें, so currently India के, in just your opinion, एंगस मैडिसन नाम है। what do you think are the strongest soft power हमारी, you know, that we can? तो काफी है वैसे देखा तो। एक, I mean, Culture. if you ask me, the most powerful soft power which we can have is actually, if you ask me, is Bollywood. If you, of course, you know क्या है कि अपने अभी एक छोटा Yeah, एग्जांपल देता I हूँ। जब agree. मैं कॉलेज में था, I had a friend of mine from Uzbekistan, and she used to think Arjun Rampal is the God's gift to mankind, you know. And she knew everything about Arjun Rampal. उसकी wife कौन है, now he's got a girlfriend with back. जो कि ज़्यादा फेमस हीरो भी नहीं है, आई मीन एक्टर भी नहीं है। And I had no idea, boss. When this guy happened from Bombay, I had no idea. And that got me thinking, and I'm even looking back today. I always go back to that instant. That Uzbek girl who's never been to India, has nothing to do with India, has such a strong affinity to India because of her actor. And mind you, Arjun Rampal is not an A-grade actor, not a Shah Rukh or an Amir or himself, right? I mean, because of his affinity towards this actor, who, I mean, again, not a very successful actor, if I may say. Yeah. So, I mean, that shows you the power that I would say the Indian film industry has. And I don't mean just Bollywood, right? I mean, I should say Indian film industry. क्योंकि तेलुगु इंडस्ट्री इतनी पावरफुल है, मलयालम इंडस्ट्री इतनी पावरफुल है, तमिल इंडस्ट्री में आप देखिए मलेशिया में, सिंगापुर में, एंड ग्लोबली कनाडा में, यूके में और जर्मनी में भी एक्चुअली कितने तमिल एक्सपर्ट्स हैं जो सब तमिल फिल्म इंडस्ट्री के तमिल पिक्चर देखते हैं, तेलुगु मूवी। एंड द थिंग इज अभी अब क्या, अभी सेकेंडली क्या हुआ है कि इन 2021 और लेट्स से सिंस दी एट, अच्छा, इंडिया में ये चीज़ है कि इंडिया में सिर्फ एक मूवी इंडस्ट्री नहीं है, 4 तो साउथ में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम की यही हो गई, एक बॉलीवुड हो गया, और उसके अलावा बंगाली इंडस्ट्री अलग है, बिहार की भोजपुरी इंडस्ट्री अलग है, पंजाबी इंडस्ट्री अलग है, और अब तो अगर आप लोग रिसेंटली ऑब्जर्व करोगे तो हरियाणा में भी एक डिस्टिंक्ट काइंड ऑफ मूवी इंडस्ट्री डेवलप होनी शुरू हो गई है। advent of Netflix, what has happened is that it doesn't matter which language your content is. मराठी अलग है, Right? बाय द वे, German, for बॉलीवुड से। example, I watched a German show recently, which was based on Arminius. You know, the guy who he was a German who fought for the Romans. He became a Roman. He became a Roman legionary, and then he became a Roman knight, and equites as they call them, and then he turned against them. And it was the first time the Roman Empire lost a war was against the Germanic barbarians, as they used to call them. ओके, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ इस बारे में। जो रोमन एम्पायर था, एक्चुअली काफ़ी लोग इस बारे में ये भी एक मिसाल के तौर पे दिया जाती है, ये बात कही जाती है कि जो सिमिलैरिटी ढूंढी जाती है बेसिकली, कि जैसे कैसे अब्बासिड कैलिफेट, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट सुपर पावर थी अपने टाइम की, मिड ऑफ 7th सेंचुरी, 8th सेंचुरी एक्चुअली, 750 के आसपास, कैसे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया टर्किक सोल्जर्स को अपनी आर्मीज़ में, और उन्हीं लोगों ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनका तख्ता पलट के उनको ओवरथ्रो कर दिया और खुद स्लेव्स से कैसे रूलर्स बन गए। सेम यही कहा जाता है जर्मैनिक ट्राइब्स के बारे में। रोमन लोग अपने आप को बहुत ही सिविलाइजेशन, जो कि वो थे भी समझते थे, और जो जर्मैनिक ट्राइब्स थी, जैसे जो जर्मनी के और डेनमार्क के, इन सारे बेसिकली नॉर्दर्न रोमन एम्पायर के एरिया में थी, वहाँ से, क्योंकि जर्मनी और डेनमार्क वगैरह का जो पूरा एरिया है वो होली रोमन एम्पायर के अंडर ही आता है, जो ओरिजिनल होली रोमन एम्पायर है। इनफैक्ट कोर होली रोमन एम्पायर जो है उसमें उनको यूज़ करते थे एज फाइटर्स, क्योंकि वो थोड़े से बारबैरिक थे, ऑफ कोर्स ट्राइबल्स थे, तो वो अच्छे थे। कभी भी आपको जो लोग जितने क्या कहना चाहिए, अनडेवलप्ड या अनसोफिस्टिकेटेड तरीके से रहते हुए लोग मिलेंगे, वो हमेशा
वॉर में या इस तरीके के कामों में थोड़ा सा आगे होंगे, क्योंकि वो ब्रूटिश होते ही हैं बाय नेचर थोड़े से। जैसे जैसे ये एक हिस्ट्री का पैटर्न रहा है कि जैसे जैसे सिविलाइज्ड होते जाते हैं लोग, वैसे वैसे वो वीक होते जाते हैं। ये एक पैटर्न चलता आया है। इब्न खालदून ने भी इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है। एक पूरा कि जैसे क्या कहते हैं, हिस्ट्री ऑफ एम्पायर्स समथिंग करके एक डॉक्यूमेंट लिखा है। बट एनीवेज लेट्स मूव ऑन। सो आर्मीनियंस पे एक शो देखी, पर पूरी शो जर्मन में थी, पूरी सबटाइटल के साथ देखी। मैं तो काफी शो सबटाइटल के साथ देखता हूँ। तो अभी क्या है कि जो अपनी पावर हो गई है कंटेंट की दुनिया में, यार सबटाइटल के साथ देखने में तो बहुत मज़ा आता है किसी भी शो को। नार्कोस का पूरा शो इन लोगों ने सबटाइटल में देखा है। आपको कभी भी डब शो से बेटर तरीका होता है अगर आप सबटाइटल में देखो। आपको ओरिजिनल लैंग्वेज सुन के जो फीलिंग आएगी ना किसी भी शो को देखने की, वो कभी भी सबटाइटल डबिंग में नहीं आएगी। So I think the biggest, if you ask me, is our film industry. 100%. Secondly, I would say is our agree. softer power aspects such as yoga and meditation. Yeah. Now, if you see, I mean, one of my best friends is Croatian, not too far from where you are. Yeah. And he actually does spend a decent amount of time in Vienna. Yeah. And you know, he and his entire family देखो are इसने very बोल much दिया, into spill कर yoga. दिया। And you know, I have friends in Colombia who are into yoga, Italy, in Belize, in Costa Rica. So yoga reaches out to places which you would never ever think that. And और सब लोग आपको मिलके नमस्ते कहते हैं, सब लोग आके मिलके हरिओम कहते हैं। अभी आप कभी इंडिया में जाओ, अभी कौन आपको इंडिया में नमस्ते कहता है? आप सच्ची बताइए, आप तो में रहे हो, कौन आपको नमस्ते कहता है? तो ये क्या मैं है कहता हूँ यार, one जितने भी अंकल आंटी मिलते हैं पड़ोस में उनको मैं कहता हूँ। big advantage with so I think yoga, and I would say aspects around that, yoga, meditation. Of course, meditation does not really have any country associated with it, but of course India has a strong basis in meditation. So of course that is the second aspect. I would say the third, यार एसोसिएटेड तो है, क्योंकि प्रैक्टिस कहीं ना कहीं से स्टार्ट हुई है ना। तो प्रैक्टिस तो यहीं से स्टार्ट हुई है मेडिटेशन की। दो मेजर रिलीजन जिनका कोर पार्ट है मेडिटेशन, हिंदुइज्म और बुद्धिज़्म, वो यहीं से स्टार्ट हुए हैं। तो आपको क्रेडिट तो देना पड़ेगा ना जहाँ ड्यू है। और ऑफ कोर्स किसी ने उसके ऊपर अपना स्टैम्प नहीं लगाया हुआ, कोई भी उसको करने के लिए फ्री है। बट कॉन्टेक्चुअल पर्सपेक्टिव के लिए आपको मेंशन करना ज़रूरी है कि कोई भी चीज़ ओरिजिनेट कहाँ हुई थी। third aspect is literature as well. I mean, in literature, I would like to believe that my book, which is based around the world, will have an impact. But you know, also I think the advantage is that Indian authors write very well in English. Yeah. Which is, in a way, become the lingua franca of the world. So what happens is that through literature, we can actually reach out to a wide variety of people across countries and spectrums. You know, I think that's a very important thing. And lastly, अच्छा, इससे मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूँगा। अगर आप एक ऑथर हो और आपको लिखने का शौक़ है, और स्पेशली अगर आपका मतलब नॉन फिक्शन नहीं, फिक्शन लिखने का शौक़ है, आपको हमेशा उस लैंग्वेज में लिखना चाहिए जिसमें आप, जिसको बोलते हुए आप बड़े हुए थे एज ए बच्चा, एज ए किड, जिसको बोलते हुए आप बड़े हुए थे, हमेशा आपको उस लैंग्वेज में लिखना चाहिए। दुनिया के जो ग्रेटेस्ट ऑथर हुए हैं ना आज तक में, चाहे वो ग्रेटेस्ट रशियन नॉवलिस्ट हों, चाहे वो ब्रिटिश नॉवलिस्ट हों, जिनको मतलब पूरी दुनिया जानती है, जर्मन नॉवलिस्ट हों, ये सब अपनी उस लैंग्वेज में लिखते थे जिसको वो बच्चे से होके बड़े तक अपने घर में अपने घर वालों के साथ, परिवार वालों के साथ बोलते हुए आए हैं, बड़े हुए हैं। क्योंकि देखो, विचार जो होते हैं वो मोहताज होते हैं लैंग्वेज के। और एक राइटर के बेसिकली होता क्या है, राइटर के विचार ही होते हैं ना, राइटर का आइडिया ही होता है ना किसी स्टोरी को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, जो स्पेशली जो फिक्शन है, सब कुछ उसके दिमाग की उपज है, जिसमें से कि उसकी सराउंडिंग्स का इनपुट है। उसमें स्टोरीज़ का जो स्ट्रक्चर होगा या स्टोरी लाइन होगी, कहीं ना कहीं उसकी सराउंडिंग्स, उसने चीज़ें ऑब्जर्व की होंगी, उनको जोड़ के बनाएगा। लेकिन जिस गाड़ी पे वो आइडियाज़ आते हैं, वो गाड़ी लैंग्वेज है। और आप उस लैंग्वेज के सिवा किसी भी लैंग्वेज में उतना प्रोफिशिएंट नहीं हो सकते जो आपने बचपन में अपने फैमिली वालों के साथ बड़े होते हुए, बात करते हुए सीखी थी। चाहे आप एकेडमिकली किसी भी लैंग्वेज को कितना भी पढ़ लो। इसीलिए कोई भी उधार का राइटर सक्सेसफुल नहीं हुआ है इतना। सलमान रश्दी का एग्जांपल ले लेते हैं, इंडियन कश्मीरी है वो, ठीक है,
जो कि ऑलमोस्ट अपनी सारी ज़िंदगी यूके में रहे और वो इंग्लिश में लिखते हैं और उनको बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर लोग उनको इसलिए जानते हैं क्योंकि उनके साथ एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। इसलिए नहीं जानते क्योंकि वो डॉस्टोयेव्स्की के लेवल के नॉवलिस्ट हैं या फिर जॉर्ज ऑरवेल के लेवल की उन्होंने कोई किताब लिख दी जिन्होंने दुनिया को हिला दिया। तो अगर आप पिनैकल पे पहुंचना चाहते हो राइटिंग के, स्पेशली फिक्शन राइटिंग के, तो आपको उसी लैंग्वेज में लिखनी, और जिसको पढ़नी होगी ना आपकी बुक। अब मैंने ऑलमोस्ट सारे रशियन ऑथर्स की बुक एक ना एक बुक पढ़ी है, और किसी किसी की 2 या 3 से भी ज़्यादा पढ़ी है। और फ्रांज काफ्का मैंने पढ़ा है। दूसरे जर्मन नहीं, वो भी ऑस्ट्रियन ही है एक्चुअली, रॉबर्ट म्यूसिल, एक बहुत ज़बरदस्त ऑथर है, बहुत कम फेमस लेकिन बहुत ज़बरदस्त। उनको मैंने पढ़ा है, जर्मन में लिखते थे ये सब, और पर मेरी अंदर क्यूरियोसिटी थी, और दूसरे लोग जो पढ़ते हैं उनको उनके अंदर क्यूरियोसिटी है, इसलिए वो उनको ट्रांसलेट करके पढ़ लेते हैं। तो हमेशा अपनी लैंग्वेज में लिखो, ये पॉइंट है कि इसके साथ मैं इतना ज़्यादा डीपली एसोसिएटेड हूँ, आई मीन पूरा कन्विंस्ड हूँ थ्रू एंड थ्रू। I think it's also food because 100%. फूड, हाँ is भाई, loved. बिल्कुल। Indian food is, फूड तो of course, a lot of the time. soul- So, like for example, I'm from Goa. Yeah. So a lot of, I mean, my mom's Goan, my dad's from Maharashtra, but we have सोल खरीदनी है ना किसी की, फूड से खरीदी जा सकती है। food or Konkani food, which is vegetarian, non-veg. So the thing is, our food, of course, may not be as popular, but Indian food really resonates with people. आप Yeah. किधर भी जाओ, आपको Chinese और Indian restaurant तो मिलेगा ही. बिल्कुल। Part of the world. So, and I think we should not underestimate the power of these things. You know, like for example, say jeans and t-shirt, right? If you're wearing t-shirt, I'm wearing jeans right now and a shirt. This is actually not our clothing, if you think about it, right? Europeans. Being American or Italian clothing, but they have got the world to wear it. So Yeah. how powerful is that as a ability to convert the clothing of the world towards you? So I think we as Indians, or let's say as a country, our cultural ability, we score very high on culture. So I Yeah. think these soft power things, or like the soft power issue, and then they resonate with different things, right? They resonate with dance. If you go to a Indian party, everybody wants to dance, everybody wants to move, everybody wants to integrate, everybody wants to be happy. So I think that इससे मुझे याद आया इंडियन वेडिंग से, मेरा एक बहुत वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट स्टैंड अप कॉमेडियंस इज़ अ गाय नेम एंड्रू शोल्ट्स। अगर आप लोगों को नहीं पता, चेक हिम आउट। आप क्या कहते हैं, बैम्बूजल्ड हो जाओगे। ज़बरदस्त बंदा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ मैंने स्क्रीन पे देखा है, लेकिन मैं उनके साथ ऐसा फील करता हूँ जैसे कि भाई हो मेरा, या फिर लाइक इवन एज में भी बड़ा हो तो भी भाई हो, सोल ब्रदर। उसके साथ वो बंदा उनमें से एक है। उसका एक पॉडकास्ट है फ्लेग्रेंट 2। सबको हो सकता है पसंद ना है, लेकिन ज़बरदस्त है। उसमें जो दूसरा उसका पार्टनर है वो एक्चुअली इंडियन ओरिजिन का बंदा है, और उसकी शादी हुई थी रिसेंटली, और उसकी शादी के बाद उन लोगों ने काइंड ऑफ इंडियन वेडिंग बेस्ड थीम वो किया था, जिसमें कि शुल्ट्स तो है ही एक नंबर का डैश, तो सर पे वो फुल पगड़ी वगड़ी पहन के और कुर्ता उर्ता पहन के बैठा है उस पॉडकास्ट में। चेकआउट करना यार, बहुत ज़बरदस्त है। फ्लेग्रेंट 2 इंडियन वेडिंग रिसेंट एपिसोड है। वो मुझे याद आ गया जब इसमें इंडियन वेडिंग की, वो कितनी फ़न होती है और कितनी ज़्यादा पसंद की जाती है इंडिया से बाहर। उसका एक वो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। that's the great thing about our culture. I think we should celebrate it. Yeah, 100%. But मैं पहले से start करूँ, like you in a sense you're talking about art, right? When you include Bollywood, literature, right? It's basically art. Lot of countries are already doing that, right? Like Japan, like with आपका anime के साथ, even with films के साथ, like they have this massive industry. I was reading about, I think कुछ दिन पहले. अच्छा, आज मैं यहाँ एंड करता हूँ। आज मैं थोड़ा जल्दी एंड कर रहा हूँ। आई डोंट नो, मुझे शायद लग रहा है कुछ बेटर फील नहीं हो रहा, या व्हाटएवर, जो भी रीज़न है। आज मैं यहाँ एंड करता हूँ। कल थोड़ा सा इस पॉडकास्ट का लंबा वर्जन देखेंगे, लाइक कोशिश करेंगे हाफ एन आवर या उससे लंबा स्ट्रेच किया जाए और सेकंड पार्ट में। बट आज मुझे यहीं एंड करना पड़ेगा। देखने के लिए थैंक यू।